हेलो दोस्तों, आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु से संबंधित। तो हमने पहले वाले वीडियो के अंदर धातु के भौतिक गुणों की बात की थी और इसमें आगे जो भी धातु के भौतिक गुणधर्म है उससे संबंधित आगे का जो चैप्टर है रासायनिक गुणधर्म है, सक्रियता श्रेणी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो एक बार मैंने कहाँ तक बात कर ली धातु के बारे में। तो मेरे सामने एक पीडीएफ है, इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। धातु के हमने भौतिक गुणों की बात की थी और इन गुणों के अंदर देखो सबसे पहले मैंने बात की थी तन्यता के बारे में। किसके बारे में बात की? तन्यता। तन्यता जिसे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, धातु को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्यता कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सोने के अंदर पाया। तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? सोने के अंदर। तन्यता का जो गुण है वो सबसे ज्यादा सोने के अंदर पाया जाता है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। एक तो ये तन्यता का मैंने भौतिक गुण धर्म के अंदर बात की थी। दूसरा आघात वर्धनीयता के बारे में। धातु को पीटने पर एक पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को मैंने बोला था कि इसे आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। और वो सबसे ज्यादा किस में होता है? चांदी और सोने के अंदर। आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके सोने एवं चांदी में। इसके बाद में मैंने कि धातु है वो उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। और सबसे ज्यादा सुचालक के रूप में देखें तो चांदी के अंदर सबसे ज्यादा सुचालकता का गुण पाया जाता है। चांदी के साथ ही उसके बाद में चांदी की बात करें, उसके बाद में किस में पाया जाता है? तो कॉपर। लेकिन ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक होती है वो है आपके लेड एवं मरकरी। लेड और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। साथ ही आगे मैं आपको बताऊं कि मैंने और क्या बात की थी। देखो ये होगी धातु कैसी होती है? चमकदार होती है। इसमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। आगे देखिए, तन्यता हो गई, आघात वर्धनीयता हो गई। और सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण इसमें पाया जाता है। इसके बाद धातु उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। लेकिन लेड एवं मरकरी, इसका ध्यान रखना, लेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेड और मरकरी दो ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ये हमने पहले के वीडियो में बात कर ली। इसके बाद में धावनिक का गुण पाया जाता है, सोनोरस का गुण पाया जाता है। इसलिए स्कूल की जो घंटी है वो लोहे की बनी हुई होती है। ये भी आप पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्कूल की जो घंटी है वो लोहे की क्यों बनी हुई होती है? तो इसका आपको आंसर क्या बताना है कि इसमें लोहे के अंदर, धातु के अंदर धावनिक का गुण पाया जाता है, इसलिए स्कूल की घंटी है वो किसकी बनी हुई होती है? लोहे की बनी होती है। इसके बाद में देखो ए धातु के बारे में। यहां से हमें बात करनी है ए धातु के भौतिक गुणों की बात करनी है। और मैं पहले गुण की बात करूं तो सबसे पहले देखो ए धातु क्या होते हैं? तो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। ये सभी किसके उदाहरण है? ए धातु के उदाहरण है। तो तुम्हें सबसे पहले ए धातु के गुण लिखना है। उसके बाद में ए धातु के अंदर 2 नंबर क्या लिखोगे? ए धातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। दूसरा क्या लिखोगे? ए धातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। इसके बाद में अगला क्या बताओगे? ए धातु विद्युत की, ए धातु विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन अपवाद के रूप में हम देखें तो एकमात्र ए धातु जो विद्युत की सुचालक होती है उसका नाम है ग्रेफाइट। उसका नाम है ग्रेफाइट। ये सुचालक होती है। ऐसी
ए धातु जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, उसका नाम है ग्रेफाइट। ए धातु जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसके बाद में मैं बात करूं तो जो धातु है वो गैस और ठोस अवस्था के अंदर होती है। धातु कौन सी अवस्था के अंदर होती है, सॉरी, ये जो ए धातु है वो कौन सी अवस्था में होती है। चौथा आप क्या लिखोगे कि ए धातु ठोस एवं गैस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होती है, लेकिन एकमात्र ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आप लिखोगे कि एकमात्र ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है उसका नाम है ब्रोमीन, पाई जाती है उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम ब्रोमीन है, और एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है मरकरी या पारा। तो ये हो गए हमारे धातु और ए धातु के गुणधर्म। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ पे देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है जो मैं आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि जो मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन ये मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, और इसी का दूसरा नाम है पारा। तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखो सीजियम और गैलियम का जो गलनांक है बहुत कम होता है, इसलिए हथेली पर लेने पर ये धातुएं क्या होती है, पिघल जाती है। इसके बाद में आयोडीन एकमात्र ए धातु होते हुए भी ये कैसी होती है, चमकीली होती है। ये अपवाद है सारे के सारे। उसके बाद में देखो कार्बन अपरूप क्या होता है, किसी भी कोई भी आपका तत्व है उसके विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है, अपरूप। और कार्बन किसके रूप में पाया जाता है, अपरूप के रूप में पाया जाता है। जैसे कि ग्रेफाइट है तो वो कार्बन का अपरूप है, फुलरिन है, और इसके बाद में एक तो ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन के अपरूप है। इसके बाद में यहां बताया हुआ है कि ग्रेफाइट क्या है, ए धातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सारी धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जबकि हमने क्या देखा था कि धातु कौन सी अवस्था में होती है, कठोर होती है, ठोस अवस्था में होती है, कठोर। लेकिन ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मुलायम धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ऐसी धातु के नाम बताओ जो हथेली पर लेने पर पिघल जाती है, तो उनका नाम है आपकी सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम ये दो ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। उसके बाद में दूसरा आपके पोटेशियम, सोडियम और ये लिथियम, ये ऐसी मुलायम धातु होती है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब आगे देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। धातु के रासायनिक गुणधर्म, इधर देखिए, अब रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म। और पहला है कि धातु का वायु में दहन करने पर क्या होता है। मेरे पास कोई धातु है, कॉपर, मेरे पास कोई धातु है, इसकी किसके साथ, वायु के साथ दहन करने पर किसका निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन किस प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से धातु वायु के साथ में अभिक्रिया करती है और उनकी हम बात करेंगे। एक देखो, जैसे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु है, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है जिन्हें अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो वो आग पकड़ लेती है, इसलिए उनको किस में सुरक्षित रखा जाता है, केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद में जैसे कि आगे मैं बात करूं तो सोना और चांदी वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करते। तो इस प्रकार से और भी धातु है, उनकी हम बात करेंगे।
तो आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग लगाओगे धातु का वायु में दहन करने पर क्या होता है, आप इतना लिखोगे धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया लिखोगे, अभिक्रिया। और उसके बाद में आप लिखोगे, एक तो पहले लिखोगे धातु, उसके बाद में लिखोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और हमें पता है कि जब कोई धातु वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये लिख लो धातु ऑक्साइड। उसके बाद में Cu धातु हो गई, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो धातु ऑक्साइड, ये आप उदाहरण लिख लोगे। अब उसके बाद में एक नंबर पॉइंट लगा के आप लिखोगे इस प्रकार से, आगे देखिए। अब वो पॉइंट क्या लिखोगे, आपने ये लिख लिया धातु की अभिक्रिया वायु के साथ करवाने पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये आपने उदाहरण लिख लिया। और ये भी उदाहरण लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो देखो उभयधर्मी ऑक्साइड, यहाँ पर एक, उसके बाद आप एक वेरी इंपॉर्टेंट लगा के आप लिखोगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उभयधर्मी ऑक्साइड। और देखो यहां धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और धातु एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ओनली फॉर दो ही, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, सॉरी क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये आपके अम्लीय भी व्यवहार दर्शाते हैं और क्षारीय भी प्रकार के, तो उभय का मतलब होता है दोनों। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, उन्हें कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम का देख रहे हो, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और किसका निर्माण कर रहा है, यहाँ पे लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे आप इंपोर्टेंट लगा के लिखोगे उभयधर्मी ऑक्साइड, और उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर आपको क्या लिखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर परिभाषा है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये आप उदाहरण लिखोगे। अगर आप जिंक ऑक्साइड का भी लिखना चाहो तो आप जिंक ऑक्साइड का भी लिख सकते हो। इधर देखिए जिंक ऑक्साइड का किस प्रकार से लिखोगे, ये ZnO है, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी अम्ल है H2SO4 है, तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2O का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, और ये जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं किसी क्षारक के साथ NaOH, तो सोडियम जिंकेट का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम NaZnO2 प्लस H2O, ये हो गया आपके जिंक ऑक्साइड वाला, और ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला। तो ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों किसके साथ अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन इतना भी पूछा जा सकता है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ये हमने किस में पढ़ा कि जब धातु की अभिक्रिया वायु के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है, धातु की अभिक्रिया वायु के साथ करवाने पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। और कुछ धातु ऑक्साइड, सभी धातु ऑक्साइड वैसे तो, लेकिन उनमें से ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को छोड़कर बाकी सभी धातु ऑक्साइड है वो कैसी प्रकृति दर्शाते हैं, क्षारीय। लेकिन ये दोनों अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगा के आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि जो धातु ऑक्साइड है वो जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। धातु ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, सार प्रदान करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट।
आप लिखोगे नोट बना के, यहाँ पे एक नोट लिखोगे और नोट में क्या लिखोगे, धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, लेकिन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं, जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं। और ये उदाहरण लिखोगे, ये आपके NaOH बन गया, KOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सार हो गया, KOH ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद में एक और नोट बना के आप लिखोगे कि क्या लिखोगे नोट के अंदर, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी तेजी के साथ अभिक्रिया करती है कि इन्हें खुले रखने पर ये क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, ये आप लिखोगे। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसमें, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ये आप लिखोगे। ये जो भी नॉर्मल बातें थी वो हो चुकी है। अब इसके बाद में जो हमारा आगे का जो पोर्शन है कि धातु की अभिक्रिया जल के साथ, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें। तो आज हमारे लिए काफ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आई हैं मैं एक बार उनको विस्तार से एक बार वापस से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग देखिए, हमने आज किसके बारे में, इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात की। देखो सबसे पहले मैंने आपको धातु के भौतिक गुणधर्मों की बात की। यहाँ पे आपको मैंने बताया तन्यता के बारे में, आघात वर्धनीयता के बारे में, चालकता के बारे में, अवस्था के बारे में, कठोरता के बारे में, ये चीजें थी। और एक धावनिक के बारे में, ये सारी बातें की। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक धातुएं कौन सी है, कौन सी अवस्था में पाई जाती है, अपवाद कौन से है, कठोर कौन सी है, मुलायम कौन सी है, धावनिक का गुण पाया जाता है। उसी प्रकार से अधातु की बात की थी। और आगे हमने फिर बात की थी कि धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म के अंदर धातु के रासायनिक गुणधर्म, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने किसकी बात की थी, सबसे पहले कोई भी धातु है वो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जैसे कि उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा था कि उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, उभयधर्मी ये वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसमें दो उभयधर्मी ऑक्साइड थे, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा था जिंक ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। और इसके बाद हमने देखा था कि जो धातु ऑक्साइड है वो जल के अंदर क्या होती है, अघुलनशील होती है, लेकिन आपके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों क्या होते हैं, जल के साथ घुलकर सार प्रदान करते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों जल के साथ घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो ये भी बात आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये नॉर्मल आज हमने बातें की है। और सोडियम और पोटेशियम को वायु में खुला छोड़ देने पर वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ये हमारे टॉपिक थे। धन्यवाद।